ठीक है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज जो है ये कुछ सर्टेन दे रहा, दीज आर दी सर्टेन एग्जांपल्स जो आप ये सर्विस दे सकते हो या नहीं दे सकते, बात इतनी सी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे आपका क्लाइंट फाइनेंशियल सर्विसेज मांगता है तो आपको ये देखना पड़ेगा, factors affecting the existence and significance of any threat include the degree of the subjectivity involved। तो उस सर्विस को देने में कितनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, क्या आपने जो सर्विस दी है उसका एक मटेरियल इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ेगा, वेदर द इफेक्टिवनेस और आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइस की इफेक्टिवनेस क्या किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखने के बाद ही आप जो है वो क्या कर सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ये आ गया था समझ में, ये सोनू? यस सर। अच्छा। ये आ गया समझ में? जूही आपको आ गया था, वेदिका आपको आ गया था ये कल समझ में? हाँ, मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। अच्छा, वेदिका ने आज से ज्वाइन किया, आज से पहले थी नहीं आप क्लास में? तो आज तो फिर क्यों ही ज्वाइन किया वेदिका? फिर नेक्स्ट चैप्टर में ज्वाइन कर लेते ना, क्योंकि अभी तो बीच में इन बिटवीन हो जाएगा। पहले नो कुछ, प्रॉब्लम सर। हाँ पहले कुछ वीडियोस वगैरह देखेंगे, क्योंकि अब वैसे भी वीडियोस तो अभी पुराने तो मैंने आज ही अपलोड किए थे। नो सर, मैंने नहीं देखे। चलो ठीक है, लेट्स, ऐसा कुछ है नहीं, देखो हम ट्राई करेंगे कि भाई तुमको आज समझ में आए क्लास में। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हम हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है ना? तो एट दी वेरी स्टार्टिंग हम लोगों ने एक वर्ड यहाँ पे डिस्कस किया था, एथिक्स। देखो क्या होता है कि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हो तो कुछ स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं ना काम में। एथिक्स का मतलब बेसिकली है क्या? देखो एथिक्स का मतलब है जब आप काम करोगे तो आपसे आपके प्रोफेशनल जो आपके साथ के लोग हैं वो आपसे एक बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप इस तरीके से बिहेव करेंगे ना जब अपना प्रोफेशन फॉलो करेंगे। जैसे आप अगर एक डॉक्टर हो या आप एक लॉयर हो, तो डॉक्टर्स के पास जाओगे तो डॉक्टर्स का एक बिहेवियर होता है जो वो अपने पेशेंट्स के साथ में रखते हैं। ठीक है, और ये जरूरी है। एथिक वर्ड मैंने बहुत वेरी वेरी स्टार्टिंग आप लोगों ने डिस्कस किया था। अब अगर आप जंगल में अकेले रहते हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, कोई फर्क पड़ता है इस बात से? ये सुन, नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन वंस यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, अब समाज में रहने के बाद आपका समाज आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है। ठीक है, वो चाहता है कि भाई आप एक तरीके से बिहेव करें, तरीके से उठें, तरीके से बैठें, तरीके से खाएं, तरीके से पिए, तरीके से जो है वो, ये बिहेवियर जो एक्सपेक्टेड है। अब ये जरूरी नहीं है कि लीगली हो, हमारे यहाँ पे कोई कानून बना हो बिहेवियर के लिए, जरूरी नहीं है। बट आप अगर किसी एक समाज में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, तो वो एक बिहेवियर आपसे उम्मीद करी जाएगी कि भाई आप उस बिहेवियर जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करेंगे। ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की, तो प्रोफेशनल एथिक्स आपके समाज से हटकर हो गया। फिर ये हो गया इन बिटवीन प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स, अगर आप एक किसी तरह के प्रोफेशनल हो, किसी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि अब बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स एक अपने आप में एक पूरा एक समाज, अपनी सोसाइटी है उनकी। तो उनके खुद के बनाए हुए जो है कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जब वो काम करते हैं तो उनको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब मैंने एक सर्टेन एग्जांपल दिया था एट दी वेरी स्टार्टिंग ना, कि भाई ये एथिक भी है और बड़ी जरूरी है, बड़ा जरूरी एथिक्स है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उसकी प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि आपका ट्रीटमेंट को करेगा, ये इरिस्पेक्टिव कि आपके पास पैसा है नहीं है, वो सेकेंडरी चीज है। वो एथिकल बिहेवियर है जो हम उससे उम्मीद करते हैं कि भाई अगर देखो कोई पेशेंट आया तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। ये आप बिहेवियर एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हो नहीं करते? यस और नो, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसे ही आप लॉयर हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई क्लाइंट आपको पैसा दे रहे हैं, दे रहा है, वो बात की बात है भाई, अगर वो आया तो आपको उसको लीगल कंसल्टेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें। तो जब प्रोफेशनल्स हैं वो आपस में जब उम्मीद करते हो तो उसको हमने आज की डेट में कोडिफाई कर दिया। कोडिफाई का मतलब हमने उसको रिटर्न, उसको लिखित में जो है वो आपकी जो भी बॉडी है, जिस भी बॉडी जो भी आपके प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। तो देखो हर प्रोफेशन की अपनी बॉडी होती है। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होता है, डॉक्टर्स के लिए है जो है वो मेडिकल काउंसिल है। ऐसे ही अब आप अगर एसीसीए कर रहे हो तो एसीसीए बॉडी हो गई जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करेगी। ठीक है, आप एसीसीए पास आउट हो जाओगे ना,
जब आप एसीसी बन जाओगे तो जो एसीसी आपकी बॉडी है अकाउंटिंग ना, वो रेगुलेट करेगी कि किस तरीके से आप बिहेव करोगे मार्केट में जाकर के, कैसे आप अपने क्लाइंट के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई जब हम क्लाइंट के को एज अ ऑडिटर, जब मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, है ना, कोई क्लाइंट अगर आया है और वो मुझसे जो है वो ऑडिटिंग की सर्विस मांगता है, तो ऑडिटिंग जब मैंने उसकी करनी है, तो फिर क्या किसी दूसरे तरह की सर्विस मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आगे भी बात समझ में, वेदिका यस सर। स्पेशली, बाकी सबको भी बात समझ में आई है। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ ये रहे हैं कि हम ऑडिट के साथ साथ कौन सी दूसरी सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑडिट एक बहुत, जब आप किसी की ऑडिट कर रहे हो ना, तो एक वर्ड हिंदी में तो एक पवित्र वाली बात होती है, वो चीज होगी। तो ये बहुत ऐसा एक काम हो गया कि आपको बहुत ये जरूरी है इंडिपेंडेंट रहना। अनलेस एंड यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, ऑडिट किसी काम की नहीं है। ये चीज बहुत शुरू में पढ़ी है, सबको याद है कि भाई अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते, जैसा हो। यस याद है सर। ये चीज सबको। तो आपका इंडिपेंडेंट रहना, हिंदी में बोले तो स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से आप बाइज्ड नहीं हो सकते। आपकी इंडिपेंडेंस को अगर खतरा है तो हमें वो काम नहीं करना है अपने क्लाइंट के साथ में। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक ये है कि क्या हम लीगल सर्विसेज अपने क्लाइंट को दे सकते हैं क्या। मैं जिस क्लाइंट के लिए ऑडिट भी कर रहा हूँ, अब वो कहता है कि सर मुझे कुछ आपसे लीगल सर्विस चाहिए, कुछ कानूनी सेवाएं चाहिए, क्या हम ये लीगल सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो, अगर आप अपने क्लाइंट को लीगल सर्विसेज दोगे तो इससे पहली बात तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा और एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होगा। कैसा थ्रेड क्रिएट होगा भाई यहाँ पे, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, है ना, पहली बात तो। और एक और जो थ्रेड क्रिएट हो रहा है वो एडवोकेसी थ्रेड। सेल्फ रिव्यू थ्रेड स्पेशली वेदिका आपके लिए, आप फर्स्ट है क्योंकि अब क्लास में है, तो सेल्फ रिव्यू का मतलब होता है कि भाई मैंने कोई काम किया, रिव्यू मीन्स उसको वापस से देखना। रिव्यू मतलब यही होता है, हाँ या ना। यस सर। तो रिव्यू मतलब तो यही होता है। तो अब मैंने कोई काम किया, आई वॉन्ट कि सम अदर पर्सन चेक माई वर्क, ताकि अगर उसमें कोई गलती हो तो जो वो निकल जाए। अब अगर मैं खुद का ही काम खुद चेक करूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें होने वाली गलतियों के बारे में मैं दुनिया को बताऊंगा। बताओगे आप अगर आप खुद का काम खुद ही चेक करोगे तो, ये सोचो। नो सर। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे ना। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि क्या एक ऑडिटर अपने क्लाइंट को लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, तो हम कह रहे हैं नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई भी ऑडिटर अपने क्लाइंट को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है। और एडवोकेसी का मतलब है वकालत करना। क्योंकि देखो, एक तरफ तो मैं मेरे क्लाइंट की तरफ, क्योंकि अब लीगल सर्विसेज में यही सब चीजें हो गई। ठीक है, आपकी अगर आपके दोस्त से लड़ाई हो जाए क्लास में, तो आपके पास होंगे आपके साथ के कुछ फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट करेंगे, यस और नो। होगा ऐसा, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। होता है ना, जब हमारी क्लास में किसी से लड़ाई हो जाए, फिर अब बहस चल रही है आपस में, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आपको जो सपोर्ट करने वाला है आर्ग्यूमेंट में, या आपकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है, आपका दोस्त आया बीच में बोला तुम मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं जो है वो सामने वाले से आर्ग्यूमेंट करता हूँ, मैं बहस कर लेता हूँ। ये है लीगल सर्विसेज, ये है एडवोकेसी थ्रेड। एक तरफ तो आप जो है अपने क्लाइंट के साथ खड़े होकर के सामने वाले से लड़ रहे हो किसी से। ठीक है, इसको कहते हैं एडवोकेसी। क्या कहते हैं इसको, एडवोकेसी, वकालत करना, तरफदारी करना हिंदी में। ठीक है, तो एक तरफ तो मेरा क्लाइंट के लिए मैं जो है वो खड़े होकर के दूसरों से लड़ रहा हूँ, दूसरों से बहस कर रहा हूँ, और फिर मैं जो है उसकी ऑडिट भी करना चाह रहा हूँ। ऑडिट में तो भाई कमियां निकालने का काम करना है, गलतियां निकालने का काम करना है। तो एक तरफ तो मैं मेरे क्लाइंट की तरफ खड़े होकर के बोल रहा हूँ मैं, मेरा क्लाइंट गलत नहीं है, तुम गलत हो। और एक तरफ मैं उसका एज अ ऑडिटर काम करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मेरे मेरे क्लाइंट की गलतियां निकालूंगा। तो ये जो है, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन नहीं हो गई, जहां पे मैं दोनों तरफ अलग अलग परिस्थितियों में खड़ा हो गया हूँ, एक तरफ उसकी कमियां निकालने की, एक तरफ उसकी तरफदारी करने की। यस और नो, हाँ या ना। यस सर। ये होगा, सबको बात समझ में आ रही है मेरी, यस और नो, हाँ या ना। यस सर।
बाकी भी बोलो भाई। वेदिका, आपको भी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो आप अकबर, अब आप एक ऑडिटर हो, आप अपने आप को इस परिस्थिति में नहीं लेके आ सकते। यू कैन नॉट बी इन टू दिस सिचुएशन जहां पर आप जो है अपने क्लाइंट की एक तरफ तरफदारी करो, उसकी एडवोकेसी करो, और एक तरफ जो है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने का काम करो, जहां उसको गलत भी बोलना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप एक ही टाइम पे दो चीजें नहीं कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, ये कहते हैं कि लीगल सर्विसेज जो है वो सिर्फ लीगली ट्रेन्ड पर्सन या फिर ऑथराइज पर्सन जो है वो वही कर सकते हैं, आपको इस काम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार जो ऑडिटर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट को एडवोकेसी या लीगल सर्विसेज देते हैं। ठीक है, किस हद तक दे सकते हो ये समझना जरूरी है। ये कह रहे हैं देने के लिए मना नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही अपने आप को बाउंड कर लो कि भाई हम कभी भी जो है वो लीगल सर्विस नहीं देंगे अपने क्लाइंट को। आप लीगल सर्विसेज दे सकते हो, बट एक लिमिट तक दे सकते हो। अब ये लिमिट जो है वो समझने के लिए आपको कुछ दो पॉइंट्स इन लोगों ने कंसिडरेशन के दिए हैं, सिंपल सिंपल से बोला ये दो चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे ये सर्विस देनी है या नहीं देनी है। पहला जो कंसिडरेशन है वो ये है, द मटीरियलिटी ऑफ द मैटर इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अगर मैं कोई लीगल सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं कोई लीगल सर्विसेज दे रहा हूँ तो ऑफकोर्स सी बात है बेटा, कोई ना कोई मैटर ही होगा ना, कोई ना कोई परेशानी होगी। यस और नो? यस सर। यस सर। तभी हम उसको लीगल सर्विसेज दे रहे होंगे। अब वो आया मेरे पास कि यार लीगल सर्विस चाहिए, ठीक है भी दे देंगे। तो ये जो मैटर है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस मैटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेशन किस हद तक है। बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी मैटर में मैं उनको लीगल सर्विसेज दे रहा हूँ वो लीगल सर्विसेज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेशन कितना ज्यादा है। अगर इस मैटर का बड़ा मटेरियल इंपैक्ट, कैसा इंपैक्ट, मटेरियल इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ता है, तो ऐसे मैटर में मुझे अपने क्लाइंट को क्या नहीं देनी चाहिए, जो है वो लीगल सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। तो वापस से पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि अगर जो भी मैटर में आप लीगल सर्विस दे रहे हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पे जो है एक मटेरियल इंपैक्ट क्रिएट करता है या उसका एक मटेरियल रिलेशनशिप है, तो ऐसे मैटर में हम क्या नहीं देंगे, लीगल सर्विसेज नहीं देंगे। आई बात समझ में क्लियर यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यस सर। पहली चीज तो हो गई भाई, अगर मैटर ऐसा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो से रिलेटेड है और मटेरियली उसको इम्पैक्ट करता है, मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा है। मटेरियल वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा रिलेट करती है, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मटेरियल वर्ड का मतलब ये हो गया। समझते हो नहीं समझते हो तुम ये वर्ड? क्योंकि देखो अब ऑडिट पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड हम लोग कई बार यूज करते हैं। सबको समझ में आता है वर्ड मटेरियल? यस और नो? यस सर। यस सर। मटेरियल मीन्स when something is influential, something is important। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पास 100 रुपए पड़े हैं, ठीक है, 100 में से मान लो तुम्हारे 2 रुपए जो है वो मिस हो गए कहीं पे, यू मिस हो गए, खो गए, कुछ भी कह दो, तो बचे कितने तुम्हारे पास? 98। 98 बचेंगे। लेकिन क्या तुम परेशान होगे? नो सर। नो सर। नहीं होगे ना, क्योंकि ये जो 2 रुपए ये बहुत छोटा सा प्रपोर्शन है 100 रुपए का। ये इमटेरियल अमाउंट है। कैसा अमाउंट है? इसको हम बोलेंगे इमटेरियल। अब मैं बोलूं 100 में से 50 रुपए तुम्हारे जो है वो खो गए हैं, बचे ही कितने? 50। तो अब तुम परेशान होगे नहीं होगे? यस और नो? यस सर। यस सर। दिस इज यस। समथिंग मटीरियल। ये मटेरियल जो है वो अमाउंट इन्वॉल्व हो गया है, अब मेरे को परेशान होने की जरूरत है। तो हो सकता है कि मान लो क्लाइंट तुम्हारा है, उसके यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ। अब फ्रॉड अगर 10 20 50 100 रुपए 1000 लाख रुपए का होगा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब डिपेंडिंग अपॉन भाई क्लाइंट का बिजनेस कितना बड़ा है, अमेजोन वालों का लाख रुपए का फ्रॉड होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर करोड़ रुपए का अमेजोन में फ्रॉड होगा तो फर्क पड़ेगा। अब मान लो फ्रॉड से रिलेटेड लीगल सर्विसेज तुमसे मांग ली, भाई करोड़ों रुपए का फ्रॉड वहां पर हुआ है, और आप उस कंपनी के ऑडिटर हो अमेजोन के, और आप उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरफ तो एक मटेरियल, एक ऐसा मैटर, एक ऐसा जिसके अंदर मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व है, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे मैटर में मैं लीगल सर्विस दूंगा क्या? क्या मुझे देनी चाहिए लीगल सर्विस, ये सोचिए। नो सर। नो नहीं, सर। ऐसे मैटर में मुझे लीगल सर्विस नहीं, वहां मैं मना कर दूंगा, भैया देखो, क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, मटेरियल अमाउंट है, इससे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। वहां दिखेगी ये चीज की इतने बड़े अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, और फिर उसी चीज को मेरे को ऑडिट करना है, तो मैं ये नहीं कर सकता। Now the second thing, the complexity of the legal matter and the degree of judgment involved। दूसरी फिर बात हो गया कि भाई अब लीगल मैटर कॉम्प्लेक्स कितना है। देखो आप लोगों की ट्रेनिंग, अभी आप एसीसीए की ट्रेनिंग ले रहे हो ना, बेसिकली हम ऑडिट करना सीख रहे हैं, तो आपकी ट्रेनिंग लीगल मैटर्स से डील करने के लिए नहीं होती है। हो रही है क्या आपकी ट्रेनिंग लीगल मैटर्स से डील करने के लिए? ये सुनो, नो सर। नो सर। तो आप ट्रेंड हो रहे हो टू बिकम एन ऑडिटर, टू बिकम एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन आप लीगल मैटर्स के साथ डील करना नहीं सीखते। तो देखो जब कोई मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो सिर्फ पैसा देख करके तो हम नहीं चल जाएंगे, यार चलो क्लाइंट से अच्छा पैसा मिलेगा तो ऐसा काम हाथ में ले लें जिसकी मुझ पर एक्सपर्टीज भी नहीं है। यस और नो, आया ना? तो अगर वो मैटर कॉम्प्लेक्स है और वहां पर डिग्री ऑफ जजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, वहां पर जो है जजमेंट, मतलब जजमेंट वर्ड सुना है आप लोगों ने? यस और नो? सर। ठीक है ना, जजमेंट मीन्स होता है निर्णय। तो वहां पर आपको अपने खुद के जजमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको वहां पे खुद के निर्णय लेने पड़ेंगे, और मैटर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैटर कॉम्प्लेक्स है और वहां पर डिग्री ऑफ जजमेंट बहुत, आपको खुद के निर्णय लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो ऐसे भी केस में आपको अपने क्लाइंट को जो है वो लीगल सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई यहाँ पे? यस और नो? यस सर। कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात कर ली, हमने बात कर ली कि भाई मटीरियलिटी ऑफ द मैटर क्या है। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है उसके अंदर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा, तो फिर हम नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। अब अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है, तो फिर हम दे सकते हैं, भाई मटीरियलिटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सिंपल सी लीगल बात थी। क्योंकि देखो थोड़ा बहुत लॉ तो आप ही पढ़ेंगे ही सही, एसीसीए में भी ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है, कानून तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी चल रही होंगी ना लॉ की क्लासेस अभी, यस और नो? यस सर। सर। तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे, उसमें आप कंपनीज एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, और भी दूसरे छोटे मोटे जो लॉज हैं आपके लिए रिलेवेंट हो पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत लॉ तो देखो हम भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं। तो अगर कोई मैटर, इफ इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, मटीरियलिटी नहीं है उस मैटर की ज्यादा कोई, तो फिर वो मैं सर्विस दे सकता हूँ। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। लेकिन फिर भी ये क्या कहते हैं कि भाई देखो, कोई भी बात हो, आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हो कि हाँ भाई मैं लीगल सर्विसेज दूंगा, तो फिर आपको सेफ गार्ड की जरूरत है। अब सेफ गार्ड क्या है? हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो ऑडिट टीम के मेंबर नहीं है। बेटा ध्यान से बात सुनना, मैं जब ऑडिट करने जाऊंगा तो जिन लोगों को अपने साथ लेकर के जाऊंगा, उन लोगों में वो लोग नहीं होने चाहिए जिन्होंने लीगल सर्विसेज भी दी है। मेरे ऑफिस में 50 जने हो सकते हैं, अगर मैंने 5 लोगों को लीगल सर्विस देने के लिए इन्वॉल्व कर दिया, तो वो 5 लोग अब यहाँ से एक्सक्लूड हो गए, उनसे मैं ऑडिट नहीं करा सकता। बचे हुए 45 लोगों को मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्लियरली बात समझ में आ गई यहाँ पे? यस और नो? सर प्लीज रिपीट। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ वापस से। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसको और सिंपल कर लेते हैं कि मान लो ए, बी एंड सी, ये 3 ऑडिट पार्टनर्स हैं। कौन है भाई हमारे? ए, बी और सी, ये 3 ऑडिट पार्टनर्स हैं। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म। इन तीनों को हम फर्म बोलेंगे, ऑडिट फर्म है। क्या है ये भाई हमारी? ये हमारी ऑडिट फॉर्म। ऑडिट, ठीक है। अब मान लो सी वो पर्सन है जिसने कंपनी को लीगल सर्विस दी है। क्या दी है भाई यहाँ पे? लीगल सर्विस दी। अब ये है तो हमारी फर्म में, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये कहते हैं सेफ गार्ड। क्या है सेफ गार्ड? ये कि भाई सी, अब जब ऑडिट करने की बारी आएगी, तो ऑडिट करते वक्त सिर्फ हम ए और बी को ही क्या अलाउ करेंगे? ऑडिट करना अलाउ करेंगे। ये ऑडिटर हो सकते हैं, हमें सी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा।
आ गई बात समझ में बेटा, क्लियर है? यस सर। तो सी को आप ऑडिट करने के लिए नहीं लेके जा सकते, और बी की जो है तो यूज प्रोफेशनल हु आर नॉट ऑडिटिंग मेंबर्स टू परफॉर्म द सर्विस। ठीक है। हैव एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु वाज नॉट इन्वॉल्वड इन प्रोवाइडिंग द सर्विस रिव्यू। और इसके बाद अब हमें एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान लो ए और बी ने काम अपना कंप्लीट कर लिया, ऑडिट कर ली, ठीक है ना, तो जो ऑडिट करी है इस ऑडिट को रिव्यू करने के लिए हमें एक थर्ड पर्सन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक थर्ड पर्सन की जरूरत है। हैव एन एप्रोप्रिएट नॉट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सर्विस। अच्छा, ये थर्ड पर्सन कौन होगा? ये थर्ड पर्सन अलग होगा। से फॉर एग्जांपल हम एक डी नाम के पर्सन को लेकर के आते हैं, भाई ये काम जो है डी वो करेगा, ये रिव्यू करने का काम है। रिव्यू मतलब वापस से देखना। ए और बी ने ऑडिट करी, क्योंकि ए और बी जिस फर्म में है उस फर्म के किसी एक पर्सन ने लीगल सर्विस भी प्रोवाइड करती, तो वी वांट टू मेक श्योर कि भाई यहाँ पर हमारी ऑडिट पे कोई क्वेश्चन नहीं उठे। तो हम एक तीसरे व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं जिसने ना तो लीगल सर्विस प्रोवाइड करी है, जिसने ना तो ऑडिट करी है। ठीक है। और अब ये पर्सन क्या करेगा? यहाँ पर इस ऑडिट को रिव्यू करेगा। आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? यस सर। सबको आ गया समझ में? यहाँ पे जल्दी बताओ। यस सर। अरे दो ही जने बोल रहे हैं, बाकी को क्या हो गया? निधि, वैदिक और गर्विता, और कौन कौन है क्लास यस में? सर। और कौन है क्लास में? तो सबके नाम ही ठीक है। ये चीज हो गई। उसके अलावा ये क्या कहते हैं? अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द फर्म मस्ट नॉट एक्ट एज अ जनरल काउंसिल फॉर एन ऑडिट क्लाइंट। जनरल काउंसिल का मतलब क्या हो गया? काउंसिल मतलब क्या होता है? समझते हो? वर्ड सुना है पहले काउंसिल? नहीं सुना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। काउंसिल मतलब एडवोकेट ही होता है। ठीक है। काउंसिल मतलब क्या होता है? एडवोकेट ही होता है। जैसे आप आपके क्लाइंट के लिए आप ऑडिटर हो, लेकिन मैं जैसे एडवोकेट हूँ ना, आप में और मेरे में थोड़ा सा फर्क है काम में ना। तो मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो मुझे अपना काउंसिल बोलते हैं। ठीक है। एडवोकेट जो होता है वही वर्ड आपके लिए काउंसिल है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं। आया समझ में? क्लियर? सिंपल सी बात है। यस सर। ठीक है, तो अब जनरल काउंसिल का मतलब क्या होता है? देखो, जो कंपनी होती है ना, दे पैनल दी एडवोकेट्स। वो एडवोकेट्स को पैनल करती है, मतलब एज अ जनरल काउंसिल जो है उनको अपॉइंट कर लेती है। अब उनके यहाँ पे कोई भी अगर लीगल प्रॉब्लम होगी, अब जैसे मैं मेरे एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे जैसे जिस शहर में मैं रहता हूँ एक बड़ा बिल्डर है आशापुर में, तो मैं जिस ऑफिस में हूँ एज एडवोकेट, वो लोग उसके जनरल काउंसिल है। तो उनको एज अ बिल्डर जब भी कोई डिफिकल्टी आती है लीगल, वो हम लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं कि अच्छा भाई ये लीगल प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है क्या, कैसे इसको सॉल्व करें, या फिर उनके अगेंस्ट में किसी ने अगर कोई केस फाइल कर दिया है तो वहां हम अपीयर होते हैं। तो जनरल काउंसिल का मतलब ये हो गया। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये जनरल काउंसिल। सबको आ गई बात समझ में? जूही, निधि, वैदिक, वेदिका, सबको आई ये बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। जनरल एडवोकेट एज अ जनरल अटॉर्नी आप उसके साथ जुड़े हुए। तो भाई आप तो ऑडिटर हो, तो एज अ जनरल काउंसिल आपको एक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब फिर आप ऑडिटर ही रहिए, एज अ जनरल काउंसिल तो बिल्कुल एक्ट मत कीजिए। आगे समझ में? यस और नो? ये हमारा R6085 जो है वो स्टैंडर्ड है। उसके अलावा फर्म शैल नॉट एक्ट इन एडवोकेसी रोल फॉर एन ऑडिट क्लेम एंड द अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर मटेरियल टू द फाइनेंशियल। अच्छा, ये कोई बात नहीं है, अपन ने ऊपर पढ़ लिया। तो एज अ एडवोकेट या एज अ एडवोकेट के रोल में मेरे को नहीं काम करना चाहिए अपने एडवोकेसी के लिए, जब मटीरियल अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटीरियल है। ये भी आगे बात समझ में? ये मैं ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ, कर चुका हूँ आपको। यस और नो? आया ना? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया लीगल वाला, आ गया सबको समझ में? आया ना? यस सर। यस सर। लीगल के लिए क्या बोला इन्होंने? कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो उन्होंने बोला भाई ये चीजें कुछ कंसीडर कर लो। अगर आपका जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो मटेरियल नहीं है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैटर कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंड जजमेंट जो है वो डिग्री ऑफ जजमेंट जो इन्वॉल्व बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर आप कर सकते हो। कर सकते हो तो क्या करना है? तो दो ही चीजें सिंपल सी। सेफगार्ड ये है कि भाई आपको
ऐसे लोगों से वो सर्विस दिलवानी पड़ेगी जो ऑडिट टीम के मेंबर नहीं है, और आपको जो है वो अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके काम को रिव्यू करेगा। ये इन लोगों ने बोला। अब नेक्स्ट अपना जो यहाँ पर सर्विसेज की बात करी गई है, टेम्पररी पर्सनल असाइनमेंट है। अच्छा, ये पर्सनल वर्ड सुना है आप लोगों ने, क्या है ये पर्सनल का मतलब क्या होता है? एक तो ये एम्प्लॉय पर्सनल होता है, इसका पर्सनल का मतलब क्या होता है, डबल एन ई एल वाला? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होता है, पता है सबको यहाँ पे, यस और नो? यस सर। यस इस पर्सनल का मतलब हो गया एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारी ऑडिट फर्म के एम्प्लॉयज की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हमारे ऑडिट फर्म के एम्प्लॉयज की। क्लियर है, समझ में आ गई बात? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भैया हमारे? ये हमारे ऑडिट फर्म के। द लोन ऑफ पर्सनल मे क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी एंड फैमिलिटी। अब आप सोचो कि ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि आपका जो ऑडिट क्लाइंट है वो क्लाइंट आपके एम्प्लॉय को लोन दे। क्या दे? आपके एम्प्लॉय को लोन दे दे। आ रही बात समझ में? आया ना? या सुनो, ये सर। हमारी सिचुएशन है। तो पहली बात तो ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, अलग फिर से वापस से ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। तो देखो, इससे इन्होंने बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो अगेन इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपके क्लाइंट ने इसको लोन दिया होगा उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो ये चीज दिख रही होगी, यस और नो, हाँ या ना? यस सर। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा होगा कि भाई आपके एम्प्लॉय को लोन दे रखा है। तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी क्रिएट होगा, एडवोकेसी भी होगी, फैमिलिटी भी होगी। फैमिलिटी मतलब जान पहचान हो गई ना भाई, जान पहचान। यहाँ पे आपके एम्प्लॉय ऑडिट, आपके ऑडिट क्लाइंट को पहले से जानता है, उसने उससे लोन ले रखा है, यस और नो? स्टाफ मे बी लोन टू द क्लाइंट प्रोवाइडेड। अब लोन का पीरियड शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, द पर्सन डज नॉट अज्यूम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग द पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे कंसिडरेशन दिए हैं अलग से, वापस से अपन लोग देख लेते हैं क्या है ये कंसिडरेशन। इन लोगों ने क्या बोला है कि भाई देखो क्या क्या चीजें हैं, स्टाफ में भी लोन टू द क्लाइंट प्रोवाइडेड। अब बड़ी ध्यान से मेरी बात करना, ऐसा हो सकता है कि आपके स्टाफ ने आपके क्लाइंट से लोन ले रखा हो, लेकिन लोन पीरियड शॉर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहली बात तो लोन पीरियड कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। ध्यान से भी बात सुन लेना। ये सिचुएशन समझ में आ गई क्या सबको अच्छे से? मैं क्या बताने आ रहा हूँ, सिचुएशन क्या है कि भाई हमारी फर्म के किसी एम्प्लॉय ने हमारे क्लाइंट से लोन ले रखा है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता वो हमको दे, तो ये कह रहे हैं हो सकता है, लेकिन इन कंडीशन में नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है? पहली बात इन लोगों ने बोला है कि लोन आपका शॉर्ट होना चाहिए। इसका मतलब लोन क्या नहीं हो सकता? लोन लंबे पीरियड के लिए नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? क्लियर पहली बात तो? यस सर। ठीक है, तो लोन आपके आपके एम्प्लॉय ने हो सकता है कि आपके क्लाइंट से लोन ले रखा हो, लेकिन ये लोन शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए। शॉर्ट पीरियड का मतलब जब जो कि साल भर से कम ही हो गया, लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने 5 6 साल 10 साल के लिए लोन लिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा द पर्सन डज नॉट अज्यूम दी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा आपके खुद के एम्प्लॉय ने आपके क्लाइंट की मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां अज्यूम नहीं कर ली है। कहने का मतलब भाई मैनेजमेंट का काम तो मैनेजमेंट ही करेगा। कौन करेगा मैनेजमेंट का काम? आप करोगे? मैनेजमेंट करेगा? कौन करेगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ही करेगा। अब क्योंकि आपके एम्प्लॉय ने लोन ले रखा है तो आपका एम्प्लॉय आपके क्लाइंट की मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों को निभाने लग गया है। ठीक है, जो काम मैनेजमेंट को करने चाहिए वो करने लग गया। मान लो कि अकाउंटिंग का काम उसको छोटा मोटा कराने लग गए वो लोग, कोई यहाँ पे कंट्रोल्स बनाने की जरूरत थी तो उसमें उसको इन्वॉल्व कर लिया। तो जो काम मैनेजमेंट को करना चाहिए था आज की डेट में, वो काम आपका एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग दी पर्सन। ठीक है, और इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपका क्लाइंट आपके एम्प्लॉय को डायरेक्शंस और सुपरविजन देने लग गया है। देखो, अगर वो उसको डायरेक्ट और सुपरविजन करने लग गया तो आपके स्टाफ की इंडिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब आप उनके कंट्रोल के हिसाब से काम करोगे।
मैं ऑडिटर हूँ, मुझे मेरा काम कोई बताएगा क्या कैसे करना है, या मुझे वो खुद मैं मेरे हिसाब से करूंगा? कैसे करेंगे हम लोग काम? कैसे करेंगे काम, कैसे करोगे? अपने क्या हिसाब। आप क्या आप मैनेजमेंट का डायरेक्शन लोगे, उसका सुपरविजन लोगे काम करने के लिए, वो मुझे बताएंगे मुझे मेरा कैसे काम करना है, या मैं खुद एक्सपर्ट हूँ? ये सोचिए, कैसे करेंगे काम, कैसे करेंगे ये बताओ। अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। ये गर्विता को ही पता है, बाकियों को नहीं पता, जूही आपको नहीं पता, निधि आपको नहीं पता, वैदिक आपको नहीं पता, कैसे करेंगे काम हम? मेरे हिसाब से। अपने हिसाब से काम करें। तो अगर मेरा एम्प्लॉय जो कि ऑडिट फर्म का एम्प्लॉय है, क्योंकि उसने मेरे क्लाइंट से लोन लेने लगा है, अब वो उसके डायरेक्शंस फॉलो कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, तो ऐसे केस में मैं मेरे क्लाइंट की ऑडिट फिर नहीं कर सकता। ठीक है ना? या तो अगर ये कर लेते हैं, ऐसी दिक्कत आ गई है, तो फिर या तो भाई एम्प्लॉय ने लोन ले लिया तो बात खत्म कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ऑडिट करनी है, तो फिर ऐसे एम्प्लॉय को आपको अपने आप से दूर करना पड़ेगा। क्लियरली बात है, आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब मान लो ये कंडीशंस ऊपर नहीं थी, भाई लोन जो लिया वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, और जो आपका एम्प्लॉय है वो इंडिपेंडेंट भी है, उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की अज्यूम नहीं करी है, वो कोई डायरेक्शन और जो सुपरविजन भी लेता, तो फिर उस केस में अगर उसने लोन ले रखा है दैट्स ओके। बट स्टिल आपको सेफगार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई हमको यहाँ पे? सेफगार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। अब सेफगार्ड्स क्या है यहाँ पर? एडिशनल रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द लोन पर्सन। तो आपके एम्प्लॉय ने जो काम किया है ना बेटा, देखो अब टीम है, मान लो 5 जनों की टीम है ना, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक बी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और एक ये डी है, और एक ये ई है। ये आपके 5 एम्प्लॉय हैं ऑडिट फर्म के। अब मान लो ई वो पर्सन है जो कि लोन्ड है। क्या है भाई यहाँ पे? ई वो पर्सन है जो लोन्ड है। अब आप ऑडिट करने गए तो ई ने कुछ ऑडिट वर्क किया होगा यहाँ पर, यस और नो? ई ने हमारे कुछ ऑडिट वर्क किया होगा। अब क्योंकि ये लोन्ड है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस पे दबाव रहा हो और इसने अपना काम अच्छे से नहीं किया हो, इस पे कोई प्रेशर रहा हो। ये पॉसिबल है। यस सर। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सेफ गार्ड आप यूज कीजिए। सेफ गार्ड क्या करें कि भाई इसका काम जो इसने किया है, हमें इस काम का रिव्यू कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? इसके काम का रिव्यू कराना पड़ेगा। एडिशनल रिव्यू होगा, बाकियों का काम भी रिव्यू होगा, लेकिन इसका रिव्यू एडिशनल होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? नॉट इंक्लूडिंग द नोट पर्सन ऑडिटिंग। आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। आप इसको कह सकते हो कि भाई ऑडिट जो है वो ए बी और सी करेंगे, क्योंकि तुमने इस क्लाइंट से लोन ले रखा है, हम आपको इस ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नॉट गिविंग द लोन पर्सनल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी फंक्शन दैट दे परफॉर्म ड्यूरिंग द लोन्ड असाइनमेंट। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि लोन्ड पर्सनल मतलब इस ई को ऑडिट की कोई भी जिम्मेदारी हम नहीं देंगे फॉर एनी फंक्शन दैट दे परफॉर्म ड्यूरिंग द लोन्ड असाइनमेंट। कहने का मतलब, अब मान लो 1 मई से लेकर के, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, 1 मई से लेकर के 30 सितंबर तक इस ई ने लोन ले रखा था। क्या ले रखा था? ई ने लोन ले रखा है। ध्यान से, 1 मई से 3 सितंबर, मतलब 3 महीने का लोन हो गया है यहाँ पे। 1 मई, जून, जुलाई, सितंबर, 4 महीने का लोन हो गया। कितने महीने का लोन हो गया? जल्दी बोलो ना, कितने महीने का लोन हो गया? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ या ना? बोलोगे तभी आगे पढ़ाऊंगा। कितने का लोन हो गया? कितने महीने के लिए लोन हो गया? जूही कितने महीने का लोन हो गया? सर 5 मंथ का। 5 मंथ्स का लोन हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का लोन हो गया। शॉर्ट लोन है, यस सर। तो ऑडिट तो कर यस सकते सर। हैं। कर सकते नहीं कर सकते? ऑडिट तो कर सकते हैं ना। अब मान लो आपकी ऑडिट चल रही है 1 मई से 30 सितंबर तक में, आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि ऑडिट देखो लॉन्गर पीरियड के लिए भी हो सकती है, वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की भी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि जिस पर्सन ने लोन लिया है, इसे आप इस पीरियड में, जब तक कि वो अपना लोन पूरा रीपेमेंट नहीं कर देता,
लोन पीरियड के लिए ना, आप उसको क्या नहीं देंगे, आप उसको कोई भी काम यहाँ पर नहीं देंगे। कहने का मतलब अगर 1 मई से 30 सितंबर के बीच में कोई भी ऑडिट हमने करी है अपने क्लाइंट की, ठीक है ना, तो इस पीरियड में कोई भी जिम्मेदारी आप अपने जो है वो एम्प्लॉय को नहीं देंगे। बाद में दे सकते हो, पहले दे सकते हो, लेकिन इस पीरियड में आप उसको क्या नहीं करेंगे, ऑडिट से संबंधित कोई भी जिम्मेदारी नहीं देंगे। क्लियरली बात समझ में आ गई बस यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो नॉट गिविंग द लोन पर्सनल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी फंक्शन दैट दे परफॉर्म ड्यूरिंग द लोन असाइनमेंट। चलिए नेक्स्ट इन लोगों ने क्या बोला है, सर्विंग एज अ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ एन ऑडिट। चलो ये तो बात अलग हो गई है, ऊपर वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है, यस और नो? यस सर। इसको कल अब आगे से पढ़ेंगे, है ना, एक बार घर पे पढ़ना चालू करो, थोड़ा सा घर पे पढ़ के आओ, ठीक है, फिर इसको कल आगे चालू करेंगे, ठीक है भाई? यस सर। यस सर। चलो फिर आज की क्लास में पे खत्म कर दें। वेदिका आया तुमको क्लास समझ में आज थोड़ा? वेदिका यू दे हो? वेदिका आप हो या नहीं हो क्लास में? चलो छोड़ो, ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना? यस सर। चलो बाय, गुड नाइट।